दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे एकदम ढंग से। और हमने टू हिज कॉय में स्ट्रेस पढ़ी थी कुछ दिन पहले। अभी हम उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझ लेते हैं। एक मैंने प्रोटोटाइप बनाया थोड़ा डिटेल्ड मैनर में, तो इसको समझ लेते हैं। आप इसमें और भी चीजें ऐड कर पाओगे अपनी तरफ से, वो आप कर लेना। मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिख दिया कि एंड्रू मायवल ने ये पोएम सम 1650s के मिडिल में बनाई थी, मतलब लिखी थी। तो पब्लिश कब हुई थी? ये 1680s के आसपास पब्लिश हुई थी, पोस्टमसली, मतलब मार्वल की डेथ के बाद में। मार्वल की डेथ 1678 में हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद में ये पब्लिश हुई थी 1680-81 की समथिंग। ये किसी को कंफर्म नहीं है, सब 60s 80s बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। इस पोएम में बेसिकली दो पर्सपेक्टिव से फोकस किया गया है। एक तो एक बिलवर्ड है जो अपनी, मतलब एक तो एक पर्सन है, मतलब एक लवर है, तो अपनी बिलवर्ड को एक तरह से क्या कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करे, उसके साथ में लव करे। इस चीज के लिए प्लस इसमें चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से जो पावर है ना किसकी, टाइम की, वो कितनी बड़ी है, वो सबसे सुप्रीम है। उसके अगेंस्ट में इंसान क्या है, मॉर्टल है, मरणशील है, इंसान मर जाता है। इंसान तो टाइम से मर जाएगा, परंतु टाइम क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो इस चीज पे फोकस किया गया है, तो ठीक है। तो फिर सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया में क्या है, पोएम इस बात पे सेंट्रलाइज है कि ह्यूमन तो मॉर्टल है, ह्यूमन तो टाइम के साथ में खत्म हो जाएगा, परंतु टाइम क्या है, सुप्रीम है, सबसे बड़ा है। इस फैक्ट को मानते हुए जो लवर है ना, वो अपनी बी लवर्ड को परसुएड कर रहा है, उसको मना रहा है कि हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें। क्यों? क्योंकि देखो, लव जो बी लवर्ड है वो शर्मीली है, वो शाई कर रही है, शर्मा रही है ना। तो उससे बोल रहा है कि भाई तुम ये शर्माना छोड़ो, टाइम हमारे पास में लिमिटेड है और बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, यानी हमारे हाथ से टाइम निकल जाएगा। क्योंकि जब यूथ चली जाएगी, मतलब जो एज है, स्टेज ऑफ यूथ, वो खत्म हो जाएगी, तो वो बुढ़ापे में एंट्री कर जाएंगे, और बुढ़ापे में तो तुम लव मेकिंग नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसी चीज के लिए बोल रहा है कि अभी तो स्टेज ऑफ यूथ चल रही है, इसमें हमारे पास में शक्ति भी है और विलिंगनेस भी है फिजिकल लव मेकिंग की। यानी यूथ ही वो स्टेज होती है जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास शारीरिक क्षमता भी होती है, प्लस हमारे में इच्छा भी होती है कि हम फिजिकल लव करें या फिर फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें। तो अभी तो टाइम है। अब यूथ चली जाएगी, उसके बाद में यूथ के बाद में ओल्ड एज आएगी, वो उनको कैसे बना देगी, फ्रूटलेस प्लस पावरलेस। ना तो शक्ति होगी, ना कह सकते हो उनकी कोई इच्छाएं होंगी, और सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए, और वो अपनी, मतलब बेसिकली जो डिजायर है ना फिजिकल रिलेशनशिप की, वो यूथ के गुजर जाने के बाद में वो अपने आप को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे बुढ़ापे में। इसलिए अभी समय है, समय रहते तुम अपना शर्माना छोड़ो और मेरे साथ में फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, फिजिकल लव करो। इस चीज पे बी लवर्ड क्या को मनाया जा रहा है लवर के द्वारा, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया हो गया अपनी पोएम का। थीम्स क्या है, एक तो फिजिकल लव की थीम है और एक मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सुप्रीमेसी ऑफ टाइम। जो ये चीज रिपीट हो रही है ना बार बार, वही चीज रिपीट हो रही है एक्चुअल में। देखो, फिजिकल लव वही कि भाई देखो, लवर है अपने बिलवर्ड के साथ में एक तरीके से फिजिकल लव करना चाहता है ना। तो ये ऊपर ऊपर से मेन थीम तो यही है पोएम की। सुपरफिशियल थीम जो है ना ऊपर ऊपर से नजर आ रही है, वो ये है, ठीक है। तो लवर है वो केवल वू यानी मनाना, केवल रिझाना, मतलब केवल रिझा नहीं रहा है अपनी बिलवर्ड को एक तरीके से, परंतु उसको मना भी रहा है कि भाई मेरे साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। तो ये तो ऊपर ऊपर से थीम है फिजिकल लव की, ठीक है। फिर एक दूसरी जो इंटरनल थीम है पोएम की, वो है मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सुप्रीमेसी ऑफ टाइम, जो मैं कई बार समझा चुका हूं आपको ऊपर के दो सेंट्रल आइडिया प्लस इंट्रोडक्शन में भी, कि ह्यूमन जो है वो मॉर्टल है, वो तो टाइम के साथ में खत्म हो जाएगा, परंतु जो टाइम है ना वो क्या है, सुप्रीम है। वो सब पे रूल करता है, टाइम सबको खत्म कर देता है धीरे धीरे, टाइम के साथ चीजें नष्ट हो जाती है। टाइम के साथ में लोहा, मतलब जैसी मजबूत चीज, पत्थर, ये सब भी मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो उन्हीं की बात हो रही है कि ह्यूमन तो मॉर्टल है और टाइम जो है सबसे पावरफुल शक्ति है पूरी दुनिया में, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए जो फिजिकल लव है ना वो भी टाइम के अनुरूप ही चलता है, क्योंकि जब जवान है तभी फिजिकल लव कर सकते हो, बुढ़ापे में तो कर नहीं पाओगे। तो इसी बात से जो लवर है ना वो ह्यूमन, इंसान के इस पहलू से डरता है, इंसान के जीवन के इस पहलू से डरता है कि भाई अभी जवानी में ही ये काम हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता है। टाइम डिस्ट्रॉय कर देगा जवानी को और सुंदरता को। जिस सुंदरता पे, मतलब एक तरह से बोल सकते हो बीलवर्ड अभी सुंदर है, उसकी प्रेमिका सुंदर है ना, अपनी सुंदरता पे बोल सकते हैं मन में घमंड भी होगा, जो भी कुछ है ना, गर्व भी होगा, वो सिर्फ अब यूथ में है, बुढ़ापे में जाके वो सुंदरता खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी जवानी की स्टेज है और इसीलिए वो अपनी बीलवर्ड को मना रहा है कि भाई अभी स्टेज है, अभी तो ये काम हो जाएगा, बाद में निकल गया, लाइफ पास हो गई, गुजर गई, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। ओल्ड एज में जाके हम एक तरह से व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो ये दो थीम है ना। फिगर ऑफ स्पीच, काफी सारी फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन, लॉन्ग लव, लॉन्ग लव में क्या है, व्यंजन लय, लय व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट,
क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सोनेंट। ल कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, ल ल, लॉन्ग लव, साउंड क्या आ रही है? ल ल, ठीक है। उसके बाद में वोवल क्या है? ओ ओ, सेम वोवल है, ठीक है। तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट्स जैसे 30,000, थ थ, था क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब था के बाद में कौन सा वोवल है? आई है प्लस ओ है, तो वोवल बदल गया, तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंस है। चेंज इन द वोवल, अगर वोवल बदल जाए कॉन्सोनेंट के बाद में तुरंत आता है जो वोवल चेंज हो जाता है, तो वो कॉन्सोनेंस कहलाता है। और एलिट्रेशन में क्या होता है? वोवल चेंज नहीं होता है। हाइपरबली, हाइपरबली, अब हाइपरबली तो जैसे बताया मैंने, अतिशयोक्ति। पोएम में भरी पड़ी है अतिशयोक्ति, पहली लाइन से लेके एंड तक आपको अतिशयोक्ति मिलेगी बहुत बार। जैसे इसमें एक वो 10 ईयर्स, ये सब अतिशयोक्ति है कि भाई मैं कि तुमसे 10 साल पहले जब ग्रेट फ्लड आई थी, तो 10 साल पहले से प्रेम करता हूँ, और भविष्य में मतलब तुम मुझे चाहो तो रिफ्यूज कर सकती हो, जब कन्वर्जन ऑफ ज्यूज हो जाए, ज्यूज कन्वर्ट हो, तब तक मुझे रिफ्यूज कर सकती हो। मतलब इतना लंबा टाइम गैप, ये अतिशयोक्ति है। फिर वो भी अतिशयोक्ति है, मैंने वो मेंशन नहीं किया, वो बहुत ज्यादा एग्जांपल हो जाते हैं। वो भी अतिशयोक्ति है कि मैं तुम्हारे मतलब आंखों से और ललाट से 100 साल तक प्यार करूंगा, तुम्हारी ईच ब्रेस्ट से 200 साल तक प्यार करूंगा, तुम्हारे रेस्ट ऑफ द शरीर से मतलब पूरा बोल रहा है कि 30,000 साल तक प्यार करूंगा, मतलब वो बता दो 30,000 ईयर्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, उन सबसे। तो ये सब क्या है? अतिशयोक्ति है। आप उनके भी एग्जांपल दे सकते हो, अच्छे एग्जांपल्स होंगे वो भी, ठीक है। मेटाफर, मेटाफर क्या है? डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी इज, जो ये मैंने पोएम पढ़ते हुए बताया था, एक जगह फ्रेज आता है डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी, यानी सामने रेगिस्तान है। किस चीज का? रेगिस्तान है। और रेगिस्तान किसके लिए बोल रहा है? ओल्ड एज के लिए, कि जब यूथ की स्टेज या एज गुजर जाएगी एक तरीके से इंसान की, तो उस अवस्था के बाद में क्या आती है? ओल्ड एज आती है। तो ओल्ड एज क्या है? एक डेजर्ट के समान है, रेगिस्तान के समान है, इसमें कुछ नहीं उगता, यानी वो फ्रूटलेस है, पावरलेस प्लस फ्रूटलेस, ठीक है। तो मेटाफर हो गया। सिमिली, सिमिली इस्तेमाल होती है एक जगह कि नाउ लेट अस स्पोर्ट अस व्हाइल वी मे एंड नाउ लाइक अमरस बर्ड्स ऑफ प्रे। लाइक, लाइक मतलब जैसे, जब तुलना होती है सिमिली में क्या होती है? तुलना साफ साफ नजर आती है, मेटाफर में तुलना नजर नहीं आती है, ठीक है। तो वो कंपेयर किया जा रहा है कि जो बर्ड्स ऑफ प्रे, यानी कि अमरस बर्ड्स ऑफ प्रे नहीं होते क्या, जो लवर बर्ड्स होते हैं, लवर बर्ड्स जैसे कि तोता तोती, मतलब तोती नहीं होते तोता मैं ना तोता तोती, ठीक है ना। तो अमरस बर्ड्स, तो उनको लवर बर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो दिन भर अपने लव मेकिंग में बिताते हैं ऐसे बर्ड्स, तो उन्हीं बर्ड्स की तरह एक्चुअल में वो खुद अपने लिए और अपनी प्रेमिका के लिए बोल रहा है कि हम भी इस तरह से पूरा समय हमें बिताना चाहिए दिन भर लव मेकिंग में। तो ये सिमिली इस्तेमाल की गई कि खुद को लवर और बिलवर्ड अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किससे? अमरस बर्ड्स ऑफ प्रे से, यानी कि जो लव मेकिंग बर्ड्स होते हैं ना, उनसे मतलब खुद को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सिमिली हो गया। अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट अपोजिट होता है किसका? हाइपरबली का। जैसे कि एक लाइन आती है, द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, यानी ग्रेव जैसी, मतलब ग्रेव क्या होती है? कब्र, कब्र कितनी गंभीर चीज है, मतलब आप उसे कोई मजाक में थोड़ी बोल सकते हो। कब्र में इंसान, एक मरा हुआ इंसान को गाड़ देते हैं, तो ये तो गंभीरता से ले जाने वाली चीज है, परंतु उसको कैसे लिखा है? ग्रेव्स ऑफ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, की कब्र तो एक बहुत अच्छी, बढ़िया और एक एकांत भरी जगह है। तो बताओ, कब्र का मतलब एक तरह से उसकी सीरियसनेस ही खत्म कर दी ना, तो इसे अंडरस्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। एनियममेंट, एनियममेंट जैसे मैंने पोएम पढ़ते हुए बताया था कि मान लो पोएम की ये लाइन है यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट लाइन है। अब यहाँ में इस पूरी लाइन में जो सेंटेंस यूज किया है, वो सेंटेंस यहाँ पूरा नहीं हो रहा, तो वो यहाँ अगली लाइन में कंटिन्यू है, तो इसको बोलते हैं एनियममेंट, इस डिवाइस को, कि यहाँ सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा इस लाइन में पोएट्री की, और नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस कंटिन्यू है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एनियममेंट। जैसे कि वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे, अब वे के बाद में वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो विच वे टू वॉक, ये आगे कंटिन्यू है नेक्स्ट लाइन में, समझ गए? तो ये है एनियममेंट। ये जे जो है ना, ये साइलेंट होता है, इसलिए उसको पढ़ते हैं एनएममेंट या एनियममेंट, ठीक है। अब ब्लेजन, ब्लेजन मतलब होता है कि एक ऐसी डिवाइस है ब्लेजन, जिसमें एक वुमन या लेडी की वेरियस पार्ट्स, विभिन्न अंग होते हैं ना शरीर के, उनको डिस्क्राइब किया जाता है या फिर उनकी प्रशंसा की जाती है। जैसे कि ये वो खुद राइटर करता है ना कि 100 साल बिता दूंगा तुम्हें प्रेज करने में, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे फोरहेड को, 200 साल ईच ब्रेस्ट को, 30,000 रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को, है ना। तो ये क्या है? यहाँ पर यूज की गई डिवाइस ब्लेजन, समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवोकेसी ऑफ यूथ एंड प्लेजर, बिल्कुल सही बात है। जवानी और प्लेजर, इनका फेवर किया गया, एक तरह से पक्ष रखा गया है पोएम में, कि पोएम ने पोएट ने बोला है कि पोएम में कि भाई एक लवर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है कि यूथ जो है ना, वो पावर और कैपेबिलिटी की स्टेज है। ये वो स्टेज है जिसमें आप बहुत सी चीजें अचीव कर सकते हो लाइफ में, और ये ही वो स्टेज है जिसमें आप फिजिकल या सेंसुअल प्लेजर्स को एंजॉय कर सकते हो। किसको एंजॉय कर सकते हो? फिजिकल एंड सेंसुअल प्लेजर्स को एंजॉय कर सकते हो लाइफ में। तो ठीक है, तो इसी चीज के लिए एक तरह से पूरे पोएम में फेवर किया गया है कि आप जवानी में इनका इस्तेमाल करो, जवानी के समय का इस्तेमाल करो। अगर आपको प्लेजर एंजॉय करने हैं, फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, लव मेकिंग करनी है, तो यही वो टाइम है। इसके बाद में बुढ़ापे में आप ये सब नहीं कर सकते। तो एक तरह से यूथ और प्लेजर को एडवोकेट किया गया है पोइट के द्वारा।
ये पोएम कैसी पोएम है? कार्प डायम पोएम भी है। कार्प डायम पोएम कैसी होती है? कैसी पोएम होती है? एक्चुअल में कार्प डायम पोएम होरेस के द्वारा लिखी जाती थी किसी जमाने में। तो इन पोएम में, इस पोएम का अर्थ होता है सीज द डे। इस फ्रेज का अर्थ होता है कार्प डायम का सीज द डे। सीज द डे का मतलब होता है कि जो कुछ करना है आज के दिन कर लो, यानी आज का दिन का इस्तेमाल पूरे ढंग से कर लो। तो उसमें लवर भी एक तरीके से अर्ज कर रहा है अपने बीलवर्ड को कि भाई हमारे पास में हमें डिले नहीं करना चाहिए और हमें फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहिए। हमारे पास जो समय है ना उसका पर्याप्त इस्तेमाल करो, क्योंकि ये लाइफ है, ये समय निकल गया एक बार, क्योंकि तो फिर आगे लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। जो टाइम का जो विंग्ड चैरियट है ना वो हमारे पीछे लगातार भाग रहा है, समय हमारे पीछे भाग रहा है, समय ने हमको कैप्चर कर लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये यूथ की स्टेज है जिसमें हम ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं, ओल्ड एज में हम लव मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्प डायम पोएम है। मेटाफिजिकल पोएम है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेटाफिजिकल पोएम के। मैंने मेटाफिजिकल पोएम क्या होती है इसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको अगर अपना जो कह सकते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन थोड़ा लंबा बनाना है ना, तो आप, मैंने जो पोएम है जब समझाई थी, आप उस वीडियो जरूर देखना, पोएम समझाई जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया पोएम का, उसमें मैंने मेटाफिजिकल पोएम के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। तो आप उन फीचर्स को थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो यहाँ पे, तो आपकी क्या होगी, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन लंबा हो जाएगा। समझ गए? तो मेटाफिजिकल पोएम जैसे कि इसमें हाइपरबोली यूज ही है, फार फेस्ड कंसीट्स इस्तेमाल की गई हैं, विट का इस्तेमाल किया गया है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इस्तेमाल की गई है, कार्प डायम इस्तेमाल किया गया है। ये सब मेटाफिजिकल पोएम के फीचर्स हैं। मैंने पोएट्री एक्सप्लेनेशन में इनको डिटेल में समझा दिया, आप वहां देख लेना। ठीक है। स्ट्रक्चर और राइम स्कीम, देखो पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो एक सिंगल लॉन्ग स्टेंजा में लिखी गई है। आयम्बिक टेट्रामीटर इस्तेमाल किया गया। एक लंबा स्टेंजा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 8 लाइन का एक स्टेंजा हो, फिर 8 लाइन का एक स्टेंजा हो, या 8 का हो, या 4 लाइन की, वैसे नहीं। एक ही स्टेंजा एक साथ लिखी ये पूरी पोएम, कोई इसमें स्टेंजा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक ही स्टेंजा है पूरा एक तरीके से ना। और ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोएम होती है जिसमें एक ही व्यक्ति बोल रहा होता है और सामने वाला सुन रहा होता है। कोई होता है जो सुन रहा होता है, सामने वाले की हरकतों को वही व्यक्ति जो पोएम को सुना रहा है या कहानी सुना रहा है पोएम के अंदर, वही व्यक्ति सामने वाली हरकतों को भी एक्सप्लेन करता है एक तरीके से। तो मतलब आपको सामने वाले पर्सन की प्रेजेंस फील होगी, परंतु वो प्रेजेंस भी उस व्यक्ति के द्वारा ही फील होगी जो बोल रहा है। सामने वाला कोई स्टेटमेंट या कोई डायलॉग नहीं बोलेगा, बोलेगा एक ही व्यक्ति, जो सारी स्टार्टिंग से एंड तक एक ही व्यक्ति सारे डायलॉग बोलेगा, परंतु सामने वाला कोई व्यक्ति होगा जो उसकी बातें सुन रहा होगा, उसकी प्रेजेंस को वो शो करेगा अपने डायलॉग के द्वारा। समझ गए? तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और देखो हम लोगों ने एक्चुअली ओपन कर लिए पोएम। कौन सी पोएम? टू इज कॉय मिस्ट्रेस, जो हमने पढ़ी थी, समझी थी। अब इस पोएम में एक्चुअल में एक राइम स्कीम यूज हुई है, AABBCC। वो समझाता हूँ कैसे राइम स्कीम हम देखते हैं, चेक कैसे करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम वाले जो पॉइंट है हमारे, उसमें हमको ये चीज लिखनी होगी कि राइम स्कीम कौन सी यूज हुई है। तो इसमें इसको यूज हुई है AABBCC। तो मैं उदाहरण देता हूँ, देखो टाइम, राइम स्कीम का मतलब तुकबंदी। राइम स्कीम का मतलब क्या होता है? तुकबंदी। से टाइम, टाइम की तुकबंदी किससे बैठ रही है? क्राइम। तो टाइम को हम देंगे ए। अब टाइम और क्राइम दोनों की तुकबंदी बैठ रही है तो इसको भी देंगे ए। अब देखो अगला वे और डे। क्या टाइम क्राइम से मैच हो रहा है? वे डे नहीं हो रहा है, ये अलग ही है। वे और डे आपस में मैच हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे बी और बी। फिर है साइड और टाइड। क्या साइड टाइड इनसे किसी से मैच हो रहा है? नहीं। टाइम क्राइम वे डे सब अलग है, साइड टाइड अलग है, तो ये सी दे देंगे इसको, तो इसको भी दे देंगे सी। इस तरीके से कंटिन्यू है, डी डी ई ई एफ एफ जी जी, पर इतनी लंबी हम लिखेंगे नहीं, मतलब तो हम सिर्फ 2-3 वर्ड ऐसे दिखा देंगे कि AABBCC यूज हुआ है इसमें, क्योंकि यही पैटर्न आगे पूरी पोएम में भी कंटिन्यू है। तो समझ गए राइम स्कीम कैसे देखते हैं कि तुकबंदी आखिरी वर्ड से तुकबंदी मैच करके देखते हैं। जिसकी तुकबंदी सेम होती है उसको सेम अल्फाबेट दे देते हैं। लाइक जैसे टाइम क्राइम से राइम हो रहा है तो इन दोनों को ए दे दिया। वे डे से मैच हो रहा है, राइम हो रहा है तो इनको बी दे दिया। साइड टाइड से मैच हो रहा है तो सी दे दिया। अगर मान लो ये टाइम यहाँ क्राइम और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो इन दोनों से मैच होता है, लाइक स्लाइम, तो टाइम क्राइम, या फिर यहाँ पर होता कहीं स्लाइम, तो हम जैसे इनको ए दिया तो उसको भी ए ही देते। समझ गए? मतलब सेम जैसे राइम होने वाले को सेम अल्फाबेट हम दे देते हैं। इस तरह से राइम स्कीम देखते हैं। ठीक है। तो आपको अभी पूरी पोएम का एक तरह से बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है कि भाई इस पोएम में क्या बोलते हैं, क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है, सेंट्रल आइडिया, थीम्स, फिगर ऑफ स्पीच, प्लस एडवोकेसी ऑफ यूथ, प्लेजर, कार्प डायम पोएम, मेटाफिजिकल पोएम, स्ट्रक्चर एंड राइम्स की। अब एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ क्रिटिकल नोट्स का। देखो क्रिटिकल नोट्स मैंने आप जान के इसमें नहीं लिखे हैं, मैं लिखता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप कम से कम इन चीजों को खुद ढूंढो। टीएस एलियट, मैं नाम बता देता हूँ आपको। टीएस एलियट ने टू हिज कॉय मिस्ट्रेस यानी इस पोएम के बारे में कुछ बोला है। आप गूगल करो, आपको मिलेगा क्या बोला है उसने, वो अपने क्रिटिकल नोट्स में ऐड कर देना। टीएस एलियट ने बोला है। ठीक है, इतना तब कर लोगे आप लोग। तो चलो बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा जल्दी, मैं आपको जल्दी मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, और ध्यान रखना इन लेक्चर्स को दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो मिलता हूँ जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।